नमस्कार बच्चों, यू एंड वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। एग्रीकल्चर पार्ट 5। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ये जो एग्रीकल्चर है ना, इसके ज़रिए इंडिया के 60% से भी ज़्यादा लोगों को रोज़ी रोटी मिलती है। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर पर खास ध्यान दिया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो मेन फोकस था वो लैंड रिफॉर्म पर था। पिछली वीडियो में मैंने एक बात बताई थी, प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, जिसके कारण लैंड टुकड़ों में बंट जाता था। ये बात मैंने बताई थी एग्रीकल्चर पार्ट 1 में। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लेना। प्रॉब्लम ये हुई थी कि टुकड़े करे हुए जो लैंड के पीसेस बने, उनमें पैदावार कम होता था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम होता था। टुकड़े किए गए लैंड में ट्रैक्टर चलाने में दिक्कत होती थी और बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ करने में भी दिक्कत होती थी। तब लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ी पैदावार बढ़ाने के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद ज़मीन में सुधार लाने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए थे। वे कौन कौन से थे? कलेक्टिवाइजेशन, एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एंड कोऑपरेशन। इनको ज़रा एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले कलेक्टिवाइजेशन। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब है लैंड के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ब्रिटिश रूल के दौरान क्या था? सभी लैंड ब्रिटिश के कब्जे में आ गया था, तो वहाँ पे संपूर्ण रूप से विकास हो नहीं पाया। इसलिए कलेक्टिवाइजेशन की ज़रूरत पड़ी कि जो भी लैंड है उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, गवर्नमेंट मैनेज करेगी उस लैंड को। ये था कलेक्टिवाइजेशन। एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी मतलब ब्रिटिश शासन के समय जो ज़मींदारी प्रथा थी वो ख़त्म कर दी गई और ज़मीन गवर्नमेंट ने ले ली। अच्छा, और क्या था? कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एंड कोऑपरेशन मतलब राइट ऑफ इनहेरिटेंस के कारण जो ज़मीन टुकड़ों में बंट गई थी वो गवर्नमेंट के कोऑपरेशन से कंसोलिडेट करके एक बड़ी ज़मीन बना दी गई, एक बड़ा प्लॉट बनाया गया कि खेती अच्छी और बढ़िया हो सके। तो ये थे लैंड रिफॉर्म और इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। ये जो लैंड रिफॉर्म्स के लॉज बने, जब इनको अप्लाई करने की बात आई तब लोगों में लेज़ीनेस दिखाई दी। ठीक है, उनमें थोड़ी सी सुस्ती आ गई थी जब इन लॉज का एप्लीकेशन होने लगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ही प्लानिंग के साथ 1960 से 1970 तक लैंड रिफॉर्म करके एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने का प्लान बनाया था। ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन जैसे स्ट्रैटेजी को अपनाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन तो आप लोग जानते हो, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड हाई क्वालिटी सीड्स के इस्तेमाल करके व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाने की योजना, ये था ग्रीन रेवोल्यूशन। और वाइट रेवोल्यूशन क्या? वाइट रेवोल्यूशन मतलब मिल्क का प्रोडक्शन जो है उसमें बढ़िया डेवलपमेंट लाने की योजना, इसको वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। लेकिन अफसोस, इन सब का रिजल्ट, इन सब के द्वारा जो बढ़िया प्रोडक्शन हुआ वो कुछ सिलेक्टेड फिक्स्ड जगह पर ही सीमित रहा। इसलिए 1980s और 1990s में एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें
इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म दोनों शामिल थे। क्रॉप इंश्योरेंस भी शुरू हुआ। क्रॉप इंश्योरेंस, फसल बीमा, वो किस लिए? जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं ना, प्राकृतिक आपदा, जैसे ड्राउट जिसको हिंदी में सूखा कहते हैं, फिर फ्लड, बाढ़, है ना, साइक्लोन, फायर, डिजीज़, इन सब के द्वारा फसल को जो नुकसान पहुंचता है उसके लिए इंश्योरेंस या बीमा, इसका इंट्रोडक्शन हुआ। और क्या हुआ? ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना हुई, जिससे कि गरीब किसानों को कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिल सके ज़रूरत पड़ने पर। इन सब के अलावा गवर्नमेंट ने कुछ और भी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड KCC, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS। ठीक है। रेडियो और टेलीविज़न में स्पेशल प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया गया फार्मर्स के लिए, जैसे कृषि दर्शन और DD किसान। वेदर बुलेटिन की शुरुआत हुई कि किसान को पहले से मौसम का पूर्वाभास हो जाए। गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस करी और कोई मिडिलमैन आकर गरीब किसानों को लूट न ले, इस पर भी पूरी निगरानी रखी गई। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे भूदान ग्रामदान के बारे में। ये एक आंदोलन का नाम था, भूदान ग्रामदान आंदोलन। ये मूवमेंट आचार्य विनोबा भावे जी ने करवाया था। वे महात्मा गांधी के परम भक्त थे। गांधी जी के निधन के बाद विनोबा जी देशव्यापी पदयात्रा पर निकल पड़े गांधी जी की बातों का प्रचार करने के लिए। जब वे पोचमपल्ली में भाषण दे रहे थे, तब वहाँ के कुछ भूमिहीन ग्राम वासियों ने उनसे भूमि की मांग करी। पोचमपल्ली जानते हो ना? पोचमपल्ली एक गांव का नाम है जो कि उस समय आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना में है। तो पोचमपल्ली के गरीब लोगों ने विनोबा जी से ज़मीन मांगी। तब विनोबा जी ने उनको आश्वासन दिया कि वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करेंगे। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसोलिडेशन और एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम का काम चल रहा था। तो ज़मींदारों ने देखा कि हमारी ज़मीन तो वैसे भी गवर्नमेंट ले लेगी, क्यों ना हम ये ज़मीन और ये गांव गरीब किसानों को दान दे दे। तो उन्होंने ज़मीन और गांव दान में देना शुरू किया, गरीब लैंडलेस किसानों में बांटना शुरू किया। इसी को कहते हैं भूदान ग्रामदान। सबसे पहला जो लैंडलॉर्ड था जिसने लैंड डोनेट किया था, उसका नाम था V. रामचंद्र रेड्डी। उसने 80 एकड़ ज़मीन 80 लैंडलेस ग्रामवासियों में डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये सब काम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। ये जो भूदान ग्रामदान मूवमेंट विनोबा जी ने शुरू किया था, इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये था आज का लेसन। इसमें हमने टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको आप लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।